आज के इस खास मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को एक अलग नजरिए से पलटने वाले हैं, एक पुरातत्वविद और एक नगर नियोजक यानी अर्बन प्लानर की नज़र से। हम सिंधु घाटी सभ्यता की उस अविश्वसनीय और अत्यधिक उन्नत दुनिया को डिकोड करेंगे जिसने प्राचीन शहरी योजना की नींव रखी। चलिए, सबसे पहले आज के इस व्याख्यान के सिलेबस पर एक तेज नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक खोई हुई दुनिया की खोज से, फिर देखेंगे नगर नियोजन के उत्कृष्ट नमूने, वाणिज्य का इंजन, उनकी कला और समाज, और अंत में समझेंगे उनके रहस्यमयी पतन और आधुनिक सुरागों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड है अनअर्थिंग अ लॉस्ट वर्ल्ड, द एक्सीडेंटल डिस्कवरी। हमारा ये व्याख्यान एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक घटना से शुरू होता है, जहां रेलवे इंजीनियरों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो वास्तव में किस अनमोल धरोहर के ऊपर खड़े हैं। जरा इस खोज के कालक्रम पर गौर करते हैं। 1850 के दशक में कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और तब बर्टन बंधुओं को कुछ प्राचीन ईंटें मिली। कमाल की बात तो यह है कि इन ईंटों की पहली झलक मिलने से लेकर इन खंडरों की असली उम्र समझने में पूरे 70 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। आखिरकार 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और ठीक एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की, और तब जाकर दुनिया के सामने यह हकीकत आई कि इस सभ्यता का चरमकाल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। और अगर बात इसके फैलाव की करें तो ये पैमाना सच में दिमाग घुमा देने वाला है। पूरे 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे इस तरह से समझते हैं, ये इलाका उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल को अगर मिला भी दिया जाए तो भी उससे कहीं अधिक बड़ा था। दूसरा खंड, मास्टरपीसेस ऑफ अर्बन प्लानिंग, ब्लूप्रिंट्स ऑफ एंटिक्विटी। अब वास्तुकला और शहरी योजना की उस चर्चा की ओर बढ़ते हैं जिसे देखकर आज के आधुनिक नगर नियोजक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। देखिए, किसी भी महान शहर को एक बहुत ही व्यवस्थित संगठन की जरूरत होती है, और यहां खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं वे शहरी लेआउट में एक बिल्कुल स्पष्ट विभाजन दिखाते हैं। शहर के पश्चिमी हिस्से में एक ऊंचा किलाबंद क्षेत्र होता था जिसे दुर्ग या सिटैगल कहा जाता था, जो संभवतः शासक वर्ग या महत्वपूर्ण नागरिक कार्यों के लिए था। इसके ठीक विपरीत पूर्व में एक बड़ा निचला शहर या लोअर टाउन था जिसे आम लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना ये सब कैसे हासिल किया गया। सबूत बताते हैं कि शहर बनाने के लिए एक बेहद सख्त और व्यवस्थित तरीका अपनाया गया था। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं, बिल्कुल एक परफेक्ट ग्रिड की तरह। उस जमाने की अन्य सभ्यताओं में कच्ची ईंटें इस्तेमाल होती थीं, लेकिन यहाँ एक समान आकार की पक्की ईंटों का भारी उपयोग हुआ। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता। उन्होंने ढकी हुई नालियों का एक ऐसा उन्नत नेटवर्क तैयार किया था जिसमें बकायदा मैनहोल भी मौजूद थे। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या महान स्नानागार तो अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। ये 12 बाय 7 मीटर का एक विशाल टैंक है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है वाटरप्रूफिंग के लिए डामर यानी बिटुमिन का लेप। किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नानागार को पूरी तरह जलरोधी बनाने के लिए उस काल में ऐसी तकनीक का उपयोग करना वास्तुकला की एक बहुत ही गहरी समझ को दर्शाता है। ये सभी संरचनाएं दिखाती हैं कि उनका नागरिक प्रशासन कितना सुसंगठित था, जो इतने बड़े पैमाने पर संसाधनों को संभाल सकता था। धौलावीरा में विशाल जल संचयन जलाशय और बावड़ियां मिली हैं। हड़प्पा में ईंटों के 12 बड़े अन्नागार मिले हैं जिनमें गेहूं और जौ के अंश पाए गए। व्यापार के लिए लोथल में एक विशाल ईंटों का डॉकयार्ड था। और तो और कालीबंगा में कई घरों के भीतर उनके अपने व्यक्तिगत कुएं भी थे। तीसरा खंड, द इंजन ऑफ कॉमर्स, फ्यूलिंग द एंशिएंट मेट्रोपोलिस। इतने बड़े साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए जाहिर है कि एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत रही होगी। तो चलिए इस प्राचीन महानगर को गति देने वाले कृषि और व्यापार नेटवर्क की पड़ताल करते हैं। ये मानव इतिहास की एक स्मारकीय उपलब्धि है। वे पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करने वाले लोग थे, और इसी वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडन नाम दिया था। कालीबंगा में जो हल से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं वो साबित करते हैं कि उनका कृषि ज्ञान बहुत उन्नत था, और इसी ने एक विशाल कपड़ा उद्योग की नींव रखी। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक रूपता बहुत जरूरी है, और इसमें सबसे अहम था उनका वजन और माप का तंत्र, जो 16 के आधार वाली एक अत्यधिक मानकीकृत प्रणाली पर टिका था।
इसी प्रणाली ने उनके विशाल व्यापारिक नेटवर्क में गजब की सटीकता और भरोसा कायम किया। धातु की कोई मुद्रा या सिक्के नहीं थे, फिर भी उनका व्यापार खूब फल फूल रहा था। वो पूरी तरह से एक जटिल बार्टर यानी वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर थे। सामान पर मालिकाना हक जताने के लिए सेल खड़ी से बनी मोहरों का इस्तेमाल होता था। वे राजस्थान से तांबा और ईरान से टिन मंगवाकर कांसा बनाते थे। चन्हूदड़ों में तो मनके बनाने की विशाल फैक्ट्रियां मिली हैं। और एक और दिलचस्प बात, मेसोपोटामिया के प्राचीन ग्रंथों में मेलुहा के साथ समुद्री व्यापार का जिक्र है, जो दरअसल इसी सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। चौथा खंड, आर्ट, सिंबल्स एंड सोसाइटी, द अनरेड लेगेसी। अब तक ईंटों और व्यापार की बात की, लेकिन इसके परे एक बेहद समृद्ध संस्कृति भी बसती थी, जो आज भी अपने सबसे गहरे रहस्यों को छिपाए हुए है। एक सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है वो ये कि सिंधु घाटी की जो पिक्टोग्राफिक लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, वो आखिर क्या रहस्य समेटे हुए है। सोचकर ही हैरानी होती है कि उन हजारों मोहरों में न जाने कौन सी कहानियां दबी पड़ी हैं, जो बस एक भाषाई ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रही हैं। इसी कला का एक बेहतरीन उदाहरण है मशहूर पशुपति मोहर। ये हमें उनकी प्रारंभिक धार्मिक आइकनोग्राफी और प्रकृति के प्रति उनके सम्मान की एक बहुत ही आकर्षक झलक देती है। इसमें एक केंद्रीय आकृति है जो पद्मासन या योग मुद्रा में बैठी है। इस आकृति के 3 मुख हैं और सिर पर सींग वाला मुकुट है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा और एक भैंसा मौजूद है, और ठीक नीचे 2 हिरण भी हैं। कई विद्वान इसे प्रोटो शिव या पशुओं के स्वामी के रूप में देखते हैं। उनकी कलात्मकता सच में बेजोड़ थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी वो 4 इंच की आत्मविश्वास से भरी कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति को ही ले लीजिए, या फिर सेल खड़ी से बनी प्रीस्ट किंग की आवक्ष प्रतिमा, जिसकी दाढ़ी, आधी बंद ध्यानमग्न आंखें और तिपतिया पैटर्न वाला शॉल बेहद बारीकी से तराशा गया है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता का प्रतीक मानी जाने वाली मातृ देवी की भारी तादाद में मिली टेराकोटा मूर्तियां, जिनके सिर पर पंखे जैसा बड़ा मुकुट है, ये सब उनके समाज के अविश्वसनीय यथार्थवाद और सामाजिक महत्व को दर्शाते हैं। एक और बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि वास्तुकला में मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहां कोई बड़े या भव्य मंदिर नहीं थे। उनकी आध्यात्मिकता बहुत विकेंद्रीकृत थी। समाज मुख्य रूप से मातृदेवी, पीपल के पेड़, जानवरों की पूजा और अग्नि वेदिकाओं का उपयोग करता था, जो भव्य स्मारकों के बजाय घरों के भीतर और दैनिक जीवन में अधिक रची बसी थी। 5वां और आखिरी खंड, द कोलैप्स एंड मॉडर्न क्लूज, सॉल्विंग द डिसअपीयरेंस। अब हम इस लेक्चर के अंतिम और सबसे रहस्यमयी चरण पर आते हैं। 1900 ईसा पूर्व के आसपास इतने अत्यधिक संगठित समाज का अचानक पतन कैसे हो गया? साक्ष्य बताते हैं कि रातों रात कोई एक बड़ी तबाही नहीं आई थी, बल्कि ये पर्यावरणीय और भौगोलिक बदलावों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मॉनसून पैटर्न के बदलने से भयंकर सूखा पड़ा और कृषि चौपट हो गई। घग्गर हाकरा, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है, उसके सूखने से बड़ी आबादी को अपना घर छोड़ना पड़ा। बार बार आने वाली भयंकर बाढ़ और भूकंपों जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने स्थिति को बदतर कर दिया, और भीड़-भाड़ वाले शहरी केंद्रों में महामारियों के फैलने की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा थी। चलिए इस मुद्दे पर डेटा की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करते हैं। एक थ्योरी थी आर्यन आक्रमण की, जिसे मॉर्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद के कुछ पाठों और कुछ बिखरे हुए कंकालों के आधार पर पेश किया था, जिसमें बाहरी लोगों द्वारा हिंसक विनाश की बात कही गई थी। लेकिन आधुनिक पुरातात्विक सहमति अब इसे खारिज करती है। कंकालों का समय आपस में मेल नहीं खाता और उन पर युद्ध के कोई घाव भी नहीं मिले हैं। सारे साक्ष्य अब हिंसक विनाश के बजाय पूर्व और दक्षिण की ओर एक धीमे, शांतिपूर्ण और क्रमिक प्रवास की ओर इशारा करते हैं। और ये स्लाइड बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान कैसे इतिहास की किताबों को फिर से लिख रहा है। हरियाणा के राखीगढ़ी में प्राचीन कंकालों के डीएनए विश्लेषण से स्थानीय दक्षिण एशियाई शिकारी संग्राहकों और प्राचीन ईरानी किसानों के आनुवंशिक मिश्रण का पता चला है। सबसे अहम बात यह है कि उस विशेष युग के दौरान स्टेपी चरवाहों का, जिन्हें आर्यों से जोड़ा जाता है, 0 जेनेटिक निशान मिला है। ये साबित करता है कि जनसंख्या में हुए बदलाव बेहद जटिल थे और वे बाद के प्रवासों से काफी पहले से हो रहे थे। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए ये एक सवाल है जो हमेशा के लिए छोड़ जाना चाहिए। यदि भविष्य में जेनेटिक अध्ययन और भी उन्नत होते हैं या वो रहस्यमयी पिक्टोग्राफिक लिपि आखिरकार पढ़ ली जाती है, तो हमारी प्राचीन जड़ों के बारे में और कौन सी चौंकाने वाली नई सच्चाइयां सामने आएंगी?
मिट्टी के नीचे अभी भी ऐसे कौन से राज दबे हैं जो इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकते हैं? ये एक ऐसा रोमांचक सवाल है जो हमें हमेशा और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता रहेगा।